आप सभी को जय हिंद। आज ही टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की सिंचाई। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग हम पढ़ चुके हैं। हम अब देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2017 और 2018 में एमपीपीएससी मेंस और व्यापम के सभी एग्ज़ामों में इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है। एमपीपीएससी मेंस में कौन से क्वेश्चन आए हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए। एक ही पार्ट में ये सिंचाई का वीडियो आएगा, तो बने रहिएगा, आखिरी तक देखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और यह भारत में प्रायद्वीपीय भारत में इसकी नदियाँ सारी आती हैं। मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ वर्षा पर आधारित होने के बावजूद भी इसमें इनमें जल जो होता है वो प्रचुर मात्रा में संग्रहित होता है। तो देखा जाए 2016 और 17 में मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्र सिंचित भूमि का था, तो 98 कितना परसेंट 98.76 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पहला सवाल इस पीडीएफ से जो आता है इस पेज से कि मध्य प्रदेश की नदियाँ किस प्रकार की है। प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। 2016-17 के हिसाब से मध्य प्रदेश में सिंचित भूमि कितनी है? 98.76 लाख हेक्टेयर है। उसके बाद एक कोड है कांता। क्या कोड है? कांता। का मतलब हो गया कुएं एवं नलकूप, ना से हो गया नहर, ता से मतलब हो गया तालाब। मतलब वो एरिया जहाँ पे कुएं और नलकूप से सिंचाई होती है। नाव का मतलब नहर, मतलब वह एरिया जहाँ पे नहर से सिंचाई होती है। और ता का मतलब तालाब, जहाँ पे तालाब से सिंचाई होती है। ऊपरी तौर पे देखा जाए तो का मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर के एरियो में कुएं और नलकूपों से सिंचाई होगी, मध्य में नहर से सिंचाई होगी और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में तालाब से सिंचाई होगी। तो मध्य प्रदेश में नलकूप है, नई टेक्नोलॉजी है एक तरीके से सिंचाई के साधनों में से, और यह भरपूर प्रयोग होती है उन एरियो में जहाँ पर जो भूमि है वह उबड़ खाबड़ है। प्रॉपर वहाँ पे नहरें जा नहीं सकती, तालाब बनाए नहीं जा सकते और नदियों का भी पानी कम हो जाता है समय समय पर। तो ऐसी जगहों पर नलकूप का इस्तेमाल होता है। नलकूप से होने वाली सिंचाइयों का प्रतिशत 66% मध्य प्रदेश के पूरे भूभाग में 66% नलकूप से सिंचाई की जाती है। नहरों से 18% भूभाग पर सिंचाई की जाती है और तालाबों से 2.9 लगभग 3% भाग में सिंचाई की जाती है। अन्य स्रोतों से 12.4 भाग में सिंचाई की जा सकती है। तो नलकूपों से कितनी सिंचाई की जाती है? 66% सिंचाई की जाती है। कितनी? 66। नहर से 18, तालाब से 3, 1 2 3, तालाब से कितनी आ गई? 3, और अन्य स्रोतों से कितनी? 12% सिंचाई की जाती है। अब मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा होती है वह होती है 75 से 125 सेंटीमीटर। लेकिन ये औसत कहाँ से कहलाई, क्योंकि इसमें तो एक रेंज दे दी गई। वैसे अधिकतम बुकों में देखने के लिए मिलता है कि मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा होती है वह 125 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर होती है। और 125 सेंटीमीटर जिन जिन मध्य प्रदेश के एरियो में होती है उसे समताप वर्षा का क्षेत्र भी कहा जाता है। ये सम वर्षा का क्षेत्र कहा जाता है जहाँ पर 125 सेंटीमीटर क्या होती है? बारिश होती है। यह मध्य प्रदेश को पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बांटती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम वर्षा होती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पूर्वी मध्य प्रदेश की अपेक्षा कम वर्षा होती है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में एवरेज वर्षा कितनी होती है और पूर्वी मध्य प्रदेश में एवरेज वर्षा कितनी होती है? 112। और ओवरऑल मध्य प्रदेश में जो एवरेज बारिश होती है वो कितनी होती है? 125 होती है।
मध्य प्रदेश के अधिकतम हिस्से, ये वाला पश्चिमी हिस्सा, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, इसके कारण यहाँ पे क्या है कि ऊबड़ खाबड़ बहुत है। ऊबड़ खाबड़ होने के कारण यहाँ पे तालाब, नहरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण नलकूप और कुएं से यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो यह सवाल भी एमपीपीएससी में आ चुका है कि पश्चिमी क्षेत्र में कुएं और नलकूपों से ही क्यों ज़्यादा सिंचाई होती है, क्योंकि दोनों पर्वत होने के कारण प्लस अरावली का थोड़ा सा हिस्सा होने के कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वह सही नहीं है तालाब और नहरों के निर्माण के लिए। अब तालाब से जो कृषि सिंचाई होती है वह बालाघाट और सिवनी के क्षेत्र में होती है। मध्य प्रदेश में अब यहाँ से वो क्वेश्चन आना चालू होते हैं जो प्रीवियस एग्ज़ामों में आ चुके हैं और आने की भविष्य में उनकी बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में सिंचाई विभाग, पूरे भारत में ही सिंचाई विभाग सबसे पहले लॉर्ड कर्जन के समय चालू हुआ था 1905 में। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर के राजा थे उन्होंने भी 1905 में सिंचाई विभाग की क्या कराई, स्थापना कराई और इस सिंचाई विभाग के तहत 1927 में पागरा डैम बनवाया। पागरा डैम कहाँ स्थित है, यह क्वेश्चन लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन था। और मध्य प्रदेश की पहली नहर जो थी, मध्य प्रदेश की पहली नहर वो बालाघाट से निकली हुई बैन गंगा नहर थी। कौन सी नहर? बैन गंगा नहर 1923 में बनाई गई थी। तो 3 सन देखें, 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना, 1927 में पागरा डैम और 1923 में बालाघाट बैनगंगा। अब मध्य प्रदेश में सिंचाई संबंधित विकास कार्यक्रम, मध्य प्रदेश में सिंचाई संबंधित जो विकास कार्यक्रम हुए वह आज़ादी के पहले ही देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले 1905 में सिंचाई विभाग और 1927 में पागरा डैम और 1923 में मध्य प्रदेश की पहली नहर जो कि कहाँ, बालाघाट बैनगंगा में खोली गई थी। वर्तमान में सिंचाई के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 12 बड़ी, 89 मध्यम और 4506 लघु सिंचाई परियोजना चालू है। और मध्य प्रदेश में शुद्ध सिंचाई क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? शुद्ध सिंचाई क्षेत्र दतिया है, लेकिन यह आंकड़ा अब बदल चुका है। मध्य प्रदेश में शुद्ध सिंचाई क्षेत्र जो है वह मंडला हो चुका है। सबसे कम शुद्ध सिंचाई क्षेत्र जो है वह डिंडोरी में है और सबसे कम सिंचित भूमि भी कौन सी है? डिंडोरी ही है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश की ऐसी परियोजना है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंचाई करने के लिए उपलब्ध है। जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था 1956 में, उसी समय जल संसाधन विकास का क्या हुआ? निर्माण हुआ। सिंचाई उद्वहन विकास योजना, सिंचाई उद्वहन विकास निगम, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये हुई थी 1976 में। कृषि मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन विकास निगम की स्थापना 1976 में हुई थी। और मध्य प्रदेश नर्मदा प्राधिकरण, यह क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है। मध्य प्रदेश नर्मदा प्राधिकरण या नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। मंदसौर किस नदी के किनारे है? शिवना नदी के किनारे स्थित है। मंदसौर में कौन था? मंदोदरी, मतलब रावण, और रावण किसकी पूजा करता था? शिव जी की। मंदसौर में कौन सी नदी? शिवना। इंदौर किस नदी के किनारे है देखा जाए तो खान नदी के किनारे है। सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद, और होशंगाबाद क्यों ना हो सर्वाधिक सिंचित जिला? क्योंकि होशंगाबाद में 2 बड़ी नदियां मध्य प्रदेश की तवा और नर्मदा बहती हैं। सबसे बड़ा पुल भी तवा नदी पर ही है। अब कुएं एवं नलकूप जो सिंचाई के संसाधन हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई इन्हीं से होती है। लगभग 66 से लेकर 67% सिंचाई किससे होती है? कुएं एवं नलकूप से होती है। और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो कि मालवा पठार का क्षेत्र है,
वहाँ पर कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। नलकूप को आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है। नलकूप को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है। दूसरा जो सिंचाई का साधन है वह है नहर व तालाब, जिससे 21% सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में नहर व तालाबों से। मुख्य रूप से नलकूप मात्र से 14% सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश में इंदौर, जबलपुर, भोपाल जो मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र है वहाँ पर नहरों से सिंचाई होती है। नहरों से 18%, तालाबों से 2% सिंचाई होती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश, बालाघाट और छिंदवाड़ा में तालाबों से सिंचाई की जाती है। अन्य संसाधन जो है 12% सिंचाई मध्य प्रदेश में अन्य संसाधनों से की जाती है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो प्रमुख नहरों हैं उनका मूल्यांकन। जैसा कि हम बात करें कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह किस तरीके की है, मानसूनी, लेकिन कर्क रेखा जो है वह मध्य प्रदेश की जलवायु को कैसी बनाती है? उष्णकटिबंधीय बनाती है। मध्य प्रदेश में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून होने के कारण यह मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसूनी घोषित करता है। यहाँ पर आने वाली जो नदियाँ हैं वह प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर जो कि नदियाँ वर्ष भर वर्षा पर आधारित होती हैं, प्रचुर मात्रा में जल संग्रह होता है। कृषि का मध्य प्रदेश की जीडीपी में हिस्सा 24.55, जिसे लगभग 25% भी कहा जा सकता है, मध्य प्रदेश की एमपी की जीडीपी में हिस्सा लेते हैं। कृषि के समुचित विकास के लिए सिंचाई संसाधनों का होना आवश्यक है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में कुछ नहरें बनाई गई हैं जो कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण भूभाग तक पहुंचाई गई हैं। सबसे पहली परियोजना हलाली परियोजना की बात करें। हलाली परियोजना संबंधित है बेतवा नदी से। बेतवा नदी निकलती है कुमारागांव रायसेन। कहाँ से निकलती है? कुमारागांव रायसेन। अशोकनगर किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे। अशोक ने पूरे अगली परियोजना जो है वह मध्य प्रदेश की हलाली परियोजना है। हलाली परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के कुमारा गांव रायसेन से निकलती हैं। कुमारे लोग होते हैं बेताब, तो कुमारा गांव रायसेन से निकलती है बेतवा नदी। कैसे याद करेंगे? कुमारे लोग होते हैं क्या? बेताब, तो कुमारे गांव रायसेन से निकलती है बेतवा नदी। फिर उसके बाद हलाली परियोजना जो है वह बेतवा की है। हलाली परियोजना अशोकनगर नाम का एक जो जिला है मध्य प्रदेश में, वह किस नदी के किनारे? बेतवा। अशोक जो राजा था वो माँ के लिए बेताब था, माँ के लिए ही उसने मगध साम्राज्य क्या छीना था। तो हलाली परियोजना हलाल कर दिया था किसे? कलिंग वासियों को। हलाली परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। 74,000 हेक्टेयर, और बेतवा निकलती है रायसेन से, तो रायसेन के बाजू में क्या है? विदिशा। तो विदिशा और रायसेन यह दो क्षेत्रों पे लाभान्वित करती है। अगली जो नहर है वह है चंबल नहर। चंबल नहर जो है नाम से ही स्पष्ट है कि चंबल नदी से निकलती होगी, और ये जो चंबल क्षेत्र है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर और नीमच। मंदसौर लेकिन चंबल नदी के किनारे नहीं है, शिवना नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। फिर है तवा नहर। तवा नहर जो है यह तवा नदी की से निकलती है। होशंगाबाद वाले क्षेत्र को 3 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या करती है? सिंचित करती है। अगली जो नहर है बारना नहर है। बारना नहर गलत राय नहीं देना, नहीं तो लोग हो जाएंगे बर जाएंगे, जल जाएंगे। तो बारना नहर रायसेन से निकलती है और सीहोर को भी लाभान्वित करती है। 65,000 क्षेत्र को सिंचित करती है। अगली जो नहर है बैनगंगा नहर, यह मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई नहर थी जो 1923 में मध्य प्रदेश में बनाई गई थी बालाघाट में। एक नहर है देजला देवड़ा नहर जो कि खरगोन में है कुंदा नदी पर। एक सटाक नदी पर है साटक नदी पर है साटक नहर। अगली जो नहर है वह है माही नदी की माही नहर। माही नदी की खासियत यह है कि धार से निकलती है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगली जो नहर है वह है नर्मदा नहर।
यह खंडवा, खरगोन, जबलपुर और वो बेल्ट जो नर्मदा नदी के आजू बाजू वाले एरियो में आते हैं उन्हें कवर करती है, अंदर तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। अब जो अगला सवाल आता है, मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या एवं उपाय एवं प्रभाव, उसे देखते हैं। इससे भी एमपीपीएससी प्री, मेंस और व्यापम के एग्ज़ामों में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो चालू करते हैं। जब वर्षा का पानी और नदी का पानी तेज़ी से मिट्टी पर पड़ता है तो वो मिट्टी के महीन कणों को मिट्टी के बड़े पिंडों से अलग कर देता है, तो इसके कारण भूस्खलन होता है, यही कहलाता है मृदा अपरदन। ये मृदा के कण जल और वायु के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं, यही मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन में मिट्टी क्या होती है, बहने लगती है, इसलिए इसे रेंगती हुई मौत भी कहा जाता है, अवनालिका अपरदन भी कहा जाता है। यह चंबल क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में अधिकतम देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि बीहड़ का क्षेत्र कहा जाता है किसे, चंबल नदी के क्षेत्र को, जहाँ पे डाकू और दस्यु छुपते हैं। तो जो बीहड़ क्षेत्र है ये कहाँ पे बनता है, चंबल नदी पे, और ये भी किसके कारण बनता है, मृदा अपरदन के कारण बनता है। और जो नर्मदा का बीहड़ क्षेत्र बनता है, थोड़ा बहुत आप देखेंगे इटारसी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद वाले क्षेत्र में बनता है। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है और जो पश्चिमी हिस्सा है यह अधिकतम ग्रसित है, किससे, मृदा अपरदन से। चंबल क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा ग्रसित है इस विकराल समस्या से, जिसमें से भिंड, मुरैना और ग्वालियर, और इन भिंड, मुरैना, ग्वालियर में से भी सबसे ज़्यादा जो है वो है मुरैना। ये क्वेश्चन का आंसर आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जिला मृदा अपरदन से ग्रसित है, तो वह है मुरैना। अब मृदा अपरदन के जो कारण हैं वो देखते हैं। सिंपल से कारण है, ये आपको वन लाइन क्वेश्चन में मिल सकते हैं या मेंस में लिखने के लिए भी आ चुके हैं कि जब आप वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करोगे अविवेकपूर्ण, तो मृदा अपरदन हो सकती है। जड़ें मिट्टियों को छोड़ देंगी, वनों में आग लगेगी तो पेड़ जल जाएंगे, जिसके कारण वो भी मिट्टी को छोड़ देंगे। भूमि को खाली छोड़ोगे तो कुछ दिनों बाद वहाँ पे भी मृदा अपरदन होने लगेगा। त्रुटिपूर्ण कृषि करोगे, उर्वरक का प्रयोग करोगे, सिंचाई सही तरीके से नहीं करोगे, पर्याप्त मात्रा में जल की निकासी नहीं निकालोगे, चारागाह क्षेत्र में कृषि करोगे, तो मृदा अपरदन बढ़ता है। इसके उपाय क्या है, भूमि को खाली न छोड़ना, व्यवस्थित कृषि करना, व्यवस्थित सिंचाई करना, सुविधाजनक जल निकासी, वृक्षारोपण करना, सिंचाई की बूंद बूंद तकनीक का प्रयोग करना, वृक्षों को कटाई पर रोक लगाना और वन क्षेत्र का क्या करना, विस्तार करना। मृदा अपरदन का जो मुख्य प्रभाव देखा गया है वह यह देखा गया है कि जब मृदा अपरदन होता है तो इसमें वनस्पति और कृषि आके मिल जाते हैं, जिसके कारण मृदा की उर्वरता में क्या आती है, कमी आती है। चंबल, नर्मदा घाटी मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। भिंड, मुरैना और ग्वालियर में अवनालिका अपरदन के कारण मृदा अपरदन की समस्याएं बढ़ती हैं। ये ख़त्म होती है यहाँ पे आपकी सिंचाई। जय हिंद।